औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेलकम टू फ्री ओरिएंटेशन क्लास ऑन इंग्लिश एसे, और यू में से एनी type of essay, any sort of essay, any kind of essay, whether it's in Urdu or in any other language. I'm your very own Sharia Rana. Without wasting any time, मैं डायरेक्टली बात शुरू करूंगा आपको एक इंतहाई क्रिटिकल डीएमसी शो करवा के। आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने 767 मार्क्स स्कोर किए, जिसमें ये एसए के मार्क्स इंक्लूडेड नहीं है। बहुत अच्छे मार्क्स उसने इंग्लिश प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन में हासिल किए, 69 आउट ऑफ 100। करंट अफेयर्स में भी 80 मार्क्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में भी 75 मार्क्स हैं, इस्लामियात में भी ठीक हैं, अबाउट 56 मार्क्स हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी एक्स्ट्रॉर्डनरी मार्क्स हैं, 155। जेंडर भी ठीक है, सी लॉ भी ठीक है, पंजाबी भी ठीक है। अगर इसके एसए के 40 भी लग जाते तो ये 800 क्रॉस कर जाता। वाई फेल हो गया? 24 नंबर, जीरो कंसिडर हुआ ना, चाहे उसके 39 भी होते, जीरो नंबर। क्या उसका करंट अफेयर हल्का है? क्या उसका पाकिस्तान अफेयर्स हल्का है? उसको नहीं आती पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर? क्या उसको अंग्रेजी नहीं आती? क्या उसकी इंग्लिश वीक है? इंग्लिश तो उसकी चेक हो गई प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन में, तगड़े नंबर हैं बहुत, 69%, 70% मार्क्स हैं उसके इंग्लिश में, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस भी बहुत तगड़ी है, 155 नंबर हैं उसके 200 में से, 80 एंड 75। 80 पेपर 1 में और पेपर 2 में उसके 75, बहुत तगड़ा है। फिर क्या मसला है कि उसका ऐसे पास नहीं हुआ? क्या मसला है? बिल्कुल इसी तरह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे फेल कर जाता है। एक किंग एडवर्ड का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट एमबीबीएस डॉक्टर भी ऐसे फेल कर जाता है। कोई टॉपर है कि 3.9 सीजीपीए वाला, वो भी ऐसे फेल कर जाता है। यार इंग्लिश लिटरेचर में गोल्ड मेडलिस्ट भी ऐसे फेल कर जाते हैं। कितने मैंने लिटरेचर वाले तो ज्यादा, जिनकी लिटरेचर की डिग्री होती है वो ज्यादा रेड जोन में होते हैं कि वो ऐसे फेल कर जाएंगे। पर्शियन कॉम्पोजिशन में अबव 70 मार्क्स होते हैं, बहुत तगड़ी अंग्रेजी होती है उनकी। तो यार ऐसे क्या डिमांड करता है भाई? सीधी बात करनी है, इधर उधर की बातें करनी कोई नहीं। क्या डिमांड करता है ऐसे? एक और डीएमसी देख लेते हैं। ये भी कॉम्पोजिशन में 53, तगड़े नंबर है यार, तगड़े नंबर है 53। ये थोड़ी सी इस तरह हो गई है क्योंकि ये वो एक कॉपी पेस्ट की है, तो थोड़ा सा उसके पिक्सेल्स खराब हो गए हैं। ये 53 नंबर है, ठीक है उसके। पाकिस्तान अफेयर भी ठीक है, एग्रीगेट उसका 147 बन गया जीके में। इस्लामियात भी बहुत तगड़ी है उसकी यार, तगड़ी है। क्रिमिनोलॉजी बड़ी तगड़ी है, जर्नलिज्म बड़ी तगड़ी है, सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट्स हैं, क्रिमिनोलॉजी और ये सोशल साइंसिस के सब्जेक्ट्स हैं। उसकी सोशल साइंसिस तगड़ी हैं, ओके हैं। अंग्रेजी भी तगड़ी है उसकी, इंग्लिश ऑल ओके। फिर भी यार एसए में फेल हो रहा है, क्यों? 608, चलो 600 तो क्रॉस कर गया ना, 40 डालो तो 648, कोई कहीं ना कहीं तो उसका बन ही जाता। 40 भी डालो तो, क्योंकि ये जीरो का मतलब इधर कंसिडर उसके नहीं, इंक्लूड नहीं हुए नंबर। तो क्या मसला है? आखिर मसला क्या है यार? समझ ही नहीं आती, ऐसे इतना हवा बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर कर लो, 2 से 3 महीनों में, 4 महीनों में थीम्स प्रिपेयर कर लो, दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो लग ही जाएगी ना। ऐसे तो आपने बस यार ये स्ट्रक्चर सीख लिया मेरे से 3 से 4 महीने में, ये जो आपको कहा जाता है अक्सर, ओ यार थीम्स करने होते हैं, थीम्स कर लो। ओ यार दूसरे सब्जेक्ट 11 पढ़ने ही तो हैं, तो खुद ही बन जाएगा ऐसे भी। ये जेंडर, ये थीम्स अजलों से
वो ही थीम्स हैं, जेंडर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, करप्शन, ब्ला ब्ला, पॉलिटिक्स, फिलोसफी। थीम्स तो यार वही हैं सारे अजलों से, क्या बदलना है इनमें? वही थीम है सारे, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, ये वो, अजलों से, फॉर एवर थीम्स वही हैं, फॉर एवर थीम्स वही हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर सीखते रहते हो 2 से 3 महीने सेशंस में, थीम्स आपको बता दी जाते, मोटी मोटी बातें थीम्स की, दूसरे सब्जेक्ट के नॉलेज भी आपको काम आता है, लेकिन दिस इज ओनली हाफ ट्रूथ। क्योंकि यार आपको उसने थीम तो नहीं पकड़ा देना ना, उसने ये नहीं कहना चलो राइट एन एसे ऑन एजुकेशन, कि भाई चलो जो दिल करता है एजुकेशन, जो तुम्हें पता है वो लिखो। स्टूडेंट यही गलती करता है कि उसको एक टॉपिक दिया गया, दैट इज अ वेरी प्रिसाइज लेयर्ड स्टेटमेंट, उसके अंदर एक डॉर्मेंट कंटेंशन है। डॉर्मेंट कंटेंशन मींस कि एक छुपा हुआ सवाल है उस क्वेश्चन स्टेटमेंट में, जो टॉपिक है, जो कि अक्सर 98 टू 99% स्टूडेंट गेज नहीं कर पाता। वो लेयर्ड स्टेटमेंट है। और ये जो आप जान रहे हो स्ट्रक्चर, थीम्स, दूसरे नॉलेज का सब्जेक्ट्स, उससे यार थोड़ी सी बियॉन्ड है बात। टॉपिक लेवल प्रिपरेशन हमें चाहिए है। स्ट्रक्चर मास्टर करो, यकीन करें, यकीन करें, स्ट्रक्चर 2 से 3 सेटिंग्स की जो है ना वो मार है। मैं आज आपसे बिल्कुल कैजुअल रहूंगा, कोई जिसमें कहते हैं ना वो बहाम नहीं रह जाएगा। स्ट्रक्चर इज ओनली द वर्क ऑफ 2 to 3 सेटिंग्स, नॉट 2 to 3 months। थीम्स तो यार तुम चैट पे लिखो एजुकेशन, तुम क्लॉड पे लिखो, तुम उस पे लिखो, ये जो है गूगल का जमाना है, लिखो एजुकेशन, उसको क्या, मुझे थीम मोटी मोटी चीजें, प्रोज कॉन्स बेनिफिट्स, ये वो, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या क्या इसके हैं, क्या इसके वो टाइप्स हैं, ये बस थीम इतना ही होता है। थीम करके बस एक वो चीज कहते हैं ना, जनरल कॉन्सेप्ट लेना, जनरल कॉन्सेप्ट, ये थीम कर लो बस इतना सा, बस वो तुम्हें एक जनरल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पता चल जाएगा यार ये चीज क्या है। वही टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ता है, टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ता है। ज्यादा आज आपका टाइम लगेगा इस स्लाइड के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको ये पास पेपर्स के टॉपिक्स हैं, रीसेंट पास पेपर्स के, मैंने आपको बताना है कि वाई ओनली नॉट दिस स्ट्रक्चर, थीम्स और अदर सब्जेक्ट नॉलेज इज नॉट इनफ। आपको टॉपिक बाय टॉपिक चलना पड़ता है, फिर आपके पास चीजें इकट्ठी होती हैं, आप देखते हो कि यार टॉपिक किस तरह से ये आ गया तो कैसे कवर हुआ, ये आएगा तो कैसे कवर होगा, कैसे डिकोडिंग हो रही है, कैसे नहीं हो रही, कैसे उसके अंदर जो है वो कौन से जार्गन्स हैं, किसके अंदर प्ले करना है नहीं करना। और एक सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो कि जब भी कोई इस तरह का आपको टॉपिक आ गया ना, जिसमें आपको मोटा सा लगा कि यार ये तो जेंडर का टॉपिक है, ये तो आईआर का टॉपिक है, तो यार आप उसको जेंडर का पर्चा बना देते हो, उसको या तो आप आईआर का पर्चा बना देते हो। तो ऐसे इज नॉट जेंडर का पर्चा, ऐसे इज नॉट आईआर का पर्चा, ऐसे इज नॉट करंट अफेयर का पर्चा, यार खुदा के लिए, ऐसे इज नॉट पाकिस्तान अफेयर्स का पर्चा, ऐसे इज समथिंग एल्स। उसमें आपने उसको पूछी गई बात में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली लेके चलना है, एक स्टांस लेना है, एक अपना आइडिया देना है उस टॉपिक पे और उसको प्रूव करना है। ये एक टॉपिक है बड़ा आसान सा, मैं आपको शुरू में ये मैंने यहाँ पे लिखा था याद दहानी के लिए, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। ये जिस साल आया, ये पता नहीं 2024, 25, 26, इन तीनों सालों में से किसी का टॉपिक है। तो मेजॉरिटी बच्चे ने बड़े खुश हुए, जी लो जी ये तो हलवा आ गया, हलवा आ गया। और मेजॉरिटी बच्चा इस एसे में फेल हुआ, मोस्टली गॉट फेल्ड इन दिस apparently simple looking essay, pathways to Pakistan's prosperity, pathways to Pakistan prosperity। क्यों? मैं ये जितने टॉपिक यहाँ लिखे हैं ना, ये मैं आपको सारे भी डी कोड करके दूंगा और मैं साबित करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये क्या गेम होती है, क्या गेम नहीं होती। सुनते जाना आपने, इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है।
पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी। यार स्टूडेंट ये देखेगा, ये देखता है, क्या गलती करता है, द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन दिस टॉपिक, वो क्या है, वो फॉरेन से लिस्ट करना शुरू करेगा, इकोनॉमी, एजुकेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ब्ला ब्ला। ये एक जेनेरिक डेवलपमेंट है। और भाई उसने डेलिब्रेटली पाथवेज का वर्ड यूज किया है, डेलिब्रेटली, गौर तो कर लो मेरी जान। उसने कॉजेज नहीं लिखे, उसने सोल्यूशंस नहीं लिखे, उसने रिफॉर्म्स नहीं लिखे, पॉलिसीज नहीं लिखी, लिख सकता था ना, ये वर्ड्स हैं। उसने पाथवेज लिखा है, और इस सिंगल वर्ड ने एंटायर डेप्थ ऑफ द टॉपिक चेंज करके रख दी। गौर ही नहीं किया, बस आ गया भाई पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी पे लिखना है भाई। देखा था मैं, वो थीम है जी, प्रोग्रेस का थीम है, चलो पाकिस्तान की डेवलपमेंट ही करानी है, चलो जी। उन्हें थोड़ा सा घुमा दिया पकड़ के। भाई दिस इज नॉट मेरली एन एसे अबाउट व्हाट पाकिस्तान शुड डू। ये है कि किस तरह से मल्टीपल इंटरकनेक्टेड रूट्स, जिनको लेते हुए आपकी स्टेट सस्टेनेबल नेशनल फ्लरिशिंग की तरफ मूव करेगी। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल नेचर का टॉपिक है, और किसी एक सिंगल को इकोनॉमी के थीम पे आप इसको रख के नहीं चला सकते। पाथवेज का मतलब रूट्स, चैनल्स, अगर आप डिकोड ही करना शुरू करो, पाथवेज को डिकोड करो, तो रूट्स, चैनल्स, मैकेनिज्म्स, डायरेक्शंस, प्रोसेसेस, इंटरकनेक्टेड जर्नीज, प्लूरल्स का वर्ड, प्लूरल है ये, इसने प्लूरल फॉर्म यूज किया है यहाँ पे। तो भाई पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट emerge फ्रॉम वन आइसोलेटेड रिफॉर्म। एक सिंगल सेक्टर को करके या कोई एक थीम पकड़ के, तो वो सिल्वर बुलेट थिंकिंग नहीं करनी, वन डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देना, पॉलिसी के ऊपर रख के रोमांटिसिज्म नहीं चला देना। पाकिस्तान का क्या मतलब है इसमें? क्या गवर्नमेंट है, क्या उसकी जीडीपी बढ़ानी है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही? नहीं भाई, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमी, गवर्नेंस, ह्यूमन कैपिटल, आइडेंटिटी, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक्स, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी, पॉलिटिकल कल्चर, सोशल कोहेजन, बला बला। तो होलिस्टिक अप्रोच में जाना है। प्रॉस्पेरिटी क्या है? क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी है, या सिर्फ पैसे से प्रॉस्पेरिटी है, या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ जो उससे प्रॉस्पेरिटी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जो उससे प्रॉस्पेरिटी? नहीं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी मैं सिर्फ इसको डिकोड कर रहा हूँ। सोशल हार्मनी, रूल ऑफ लॉ, अपॉर्चुनिटी, सिक्योरिटी, इनोवेशन, डिग्निटी ऑफ सिटीजन, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, ये सारी चीजें प्रॉस्पेरिटी के अंदर है। ये वेल्थ अकोमोलेशन नहीं है, सिर्फ ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ नेशनल कैपेबिलिटीज है, और ह्यूमन वेलबींग उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब उसमें आप उसको सिर्फ ट्रेड, इन्फ्लेशन, आईएमएफ, टैक्सेशन पे रख के लगा दोगे, या रैंडमली एजुकेशन, करप्शन, एग्रीकल्चर, आईटी उसमें आप कराओगे, ये किया ना, मेजोरिटी फेल हुई इस टॉपिक में, जिसने ये किया था। और मुझे आके बता रहे थे जनाब कि ये हमने आउटलाइन बनाई बनाई, तो पेपर से जब स्टूडेंट आ रहा होता ना, तो मैं कोई उसको कमेंट नहीं था, मैं कहा यार अगले पे फोकस करो, ठीक है जो तुम कर रहे हो वो बदल नहीं सकते। अब मैं तुम्हें यहाँ पे कह दूंगा गलत है, तो तुम्हारे अगले पेपर भी खराब हो जाएंगे। अगले पेपर तो दो ना। तो प्रॉस्पेरिटी, इसमें आपने सिर्फ ख्वाब नहीं दिखाने, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, गवर्नेंस इक्वालिटी, और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें गवर्नेंस के पाथवेज, ह्यूमन कैपिटल के पाथवेज, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल पाथवे, फिर जियो स्ट्रेटेजिक पाथवे, एनवायरनमेंट का और रिसोर्सेज का, ये सारे पाथवेज को इंटरकनेक्ट करते हुए चलना था। कुछ इसमें बिल्कुल ही होपलेसली पेसिमिस्टिक हो गए, कुछ अनरियलिस्टिकली आइडियलिस्टिक हो गए। तो ये कोई अप्रोच ठीक नहीं थी। बज़ाहिरन आसान सा टॉपिक है ना। तो वो तो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड रूट्स की बात कर रहा है, पूछ रहा है कि जिसके ऊपर चलते हुए या जिनको लेते हुए पाकिस्तान सस्टेनेबल नेशनल प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकता है। तो वो प्रॉस्पेरिटी जो है वो बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सटेंड कर रही है, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी में, वो ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल कोहेजन, स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, वो सिंगल रिफॉर्म नहीं है। तो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन, ये दिस इज द कोर। इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन, ये सारे इकट्ठे लेके चलने हैं। अलग अलग आप करते जाओगे, मारे जाओगे, मारे गए। तो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल विजन को हमने सामने रखते हुए कोहेरेंट नेशनल डेवलपमेंट की बात करनी थी। फिर अब ये देखो ना, ये अब इसमें
ब्रेन्स लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर एप्रिशिएटेड। अब ये जनाब जी वो कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन आ गया, जी ब्रेन ड्रेन आ गया, ब्रेन ड्रेन आ गया। कोई ब्रेन ड्रेन नहीं आ गया। उसने ऐसा मजेदार टॉपिक, उसने ऐसी मजेदार एनालॉजी बनाई, ये 2025 का टॉपिक है कि लग समझ गई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीप, क्योंकि उसने दो ऑपोजिट चीज को यहां पे सेम कर दिया, ब्रेन्स लाइक हार्ट्स। हालांकि ब्रेन और हार्ट दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, और फिर इनको यूनाइट कर दिया एप्रिसिएशन के ऊपर। सुपरफिशियली डिकोड किया स्टूडेंट्स ने कि ये तो ब्रेन ड्रेन है, कि टैलेंटेड पीपल छोड़ जाते हैं बस जगह। तो ये दिस इज ओनली द सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। रियल उसकी जो डेप्थ थी वो आपने ये समझनी थी जनाब, कि हार्ट देखो, सबसे पहले तो देखो ना, हार्ट मतलब इमोशंस हैं, लव, बिलोंगिंग, वार्मथ, वैलिडेशन, अटैचमेंट। ब्रेन्स क्या है? ब्रेन्स मतलब लॉजिक, कोई इंटेलेक्ट, कोई रैशनैलिटी, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, दोनों ऑपोजिट है ना आपस में, आप ऑपोजिट है। अब इस स्टेटमेंट ने वो कॉमन अजम्पशन डिस्ट्रॉय कर दी कि भाई इंटेलेक्ट इंडिपेंडेंटली चल रहा है और इधर से ये जो हार्ट और इमोशंस हैं ये इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। उसने कहा नहीं, वो कह रहा है कि इवन मोस्ट रैशनल माइंड भी जो है ना, वो उस एनवायरनमेंट में फ्लरिश नहीं कर सकता जहां पे वो इग्नोर्ड फील कर रहा हो, इंसल्टेड फील कर रहा हो, सप्रेस्ड फील कर रहा हो, या अनवैल्यूड फील कर रहा हो। ये मैं सिर्फ टॉपिक डिकोडिंग आपको भी मैं बता रहा हूँ। अभी तो ये टॉपिक्स जब मैं पूरे के पूरे करवाता हूँ तो हर चीज बाहर आ जाती है, आंखों समेत। जैसे हार्ट इमोशनली टुवर्ड्स लव एप्रिसिएशन मूव करता है, ब्रेन इंटेलेक्चुअली रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन की तरफ मूव करता है। ये दोनों चीजें इकट्ठी लेके चलते जाना था, लहदा नहीं चलना था कि ब्रेन पहले ब्रेन्स देख लो जी फिर हार्ट्स देख लो। ये ब्रेन ड्रेन की है जी थीम डोमेन, वो जो बनाई हुई है। और गो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर ने ये नहीं कहा कि ब्रेन्स वर्क वेयर अप्रिशिएटेड, ब्रेन सक्सीड वेयर अप्रिशिएटेड ना, उसने कहा गो। मतलब अट्रैक्शन है, मूवमेंट है, माइग्रेशन है, अटैचमेंट है, लॉयलिटी है, इंटेलेक्चुअल अलाइनमेंट है। अब ये मूवमेंट फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, इंटेलेक्चुअल, सिविलाइजेशनल, अगर ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर रख के बात कर दें तो। और अप्रिशिएटेड को अगर आप डिकोड करने लग जाओ तो भाई एप्रिसिएशन सिर्फ कोई प्रेज या कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है। ये एप्रिसिएशन का यहाँ मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट, रिस्पेक्ट फॉर आइडियाज, डिग्निटी ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, acceptance of dissent, reward for competence, emotional validation, trust in talent, acknowledgement of effort। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस भाई वहां फ्लरिश करती है जहां पे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ना हो बल्कि ह्यूमन वर्थ भी रिकॉग्नाइज हो रही हो। एक सोसाइटी है वहां पे सैलरीज बहुत अच्छी मिल रही हैं, लेकिन भाई टैलेंट को अप्रिशिएट ही नहीं किया जा रहा, डॉगी डॉगी हो रही है टैलेंट की, सैलरी बड़ी अच्छी है जी वैसे डॉगी डॉगी हो रही है। तो एक यूनिवर्सिटी है डिग्रियां दे रही है लेकिन क्यूरोसिटी को सप्रेस कर रही है। डिग्रियां तो बड़ी अच्छी दे रही है वो, जैसे डिग्री तो आपको मिल ही जानी होती है, लेकिन CSS PMS कोई डिग्री तो नहीं ना जो हो जाएगा, जो हर सूरत हो ही जाएगा। एक इंस्टीट्यूशन है वो इनोवेशन डिमांड करता है लेकिन उसके साथ ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जो पनिश भी कर देता है, तो फिर वो तो भाई ब्रेन्स लाइक हार्ट्स वांट गो देयर। तो ऐसी इन्वायरमेंट्स में हार्ट भी और ब्रेन्स भी इवेंचुअली डिटैच कर जाएंगे। और इसमें एक फिर हिडन साइकोलॉजिकल डायमेंशन है कि भाई ह्यूमन बीइंग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं काम करता, अब वो सर्च फॉर मीनिंग होता है, वो मीनिंग की तलाश में होता है कि कुछ मकसद की, रिकॉग्निशन की, सिग्निफिकेंस, आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी, सेल्फ वर्थ, इसकी तलाश में है। एक ब्रेन हार्डशिप टॉलरेट कर सकता है, एक ब्रेन स्ट्रगल टॉलरेट कर सकता है, लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूस इररेलेवेंस, ह्यूमिलिएशन उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, जैसे हार्ट नहीं कर सकता। दिल का ना, दिल नहीं कर रहा यार, जैसे ब्रेन भी नहीं कर रहा यार। उसने ब्रेन और हार्ट दोनों का यहाँ पे एनोलॉजी बना दी कि ये दोनों सिमिलर लेके चल रहे हैं। तो वो ब्रेन ड्रेन आ गया जी, ब्रेन ड्रेन, जो ब्रेन ड्रेन पे लिखे हार्ट्स को इग्नोर कर दिया, फारिग हो गए। फिर सिविलाइजेशंस पे अगर आप इसको देखो तो भाई वो सिविलाइजेशंस तब बढ़ती हैं जब वो स्कॉलर्स को वैल्यू करती हैं, थिंकर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, कॉम्पिटेंस को रिवार्ड करती हैं, इंक्वायरी को इनकरेज, डिसएग्रीमेंट को टॉलरेट करती हैं, क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करती हैं। और डिक्लाइन कर जाती हैं जब वो
आपका जो क्या कहते हैं उसको डिसेंट उसको सप्रेस करेंगी, इंटेलिजेंस को मॉक करेंगी, मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करना शुरू कर देंगी, क्रिटिसिज्म को जो है वो उससे फेयर करना शुरू कर देगी, मेरिट को पोलिटिसाइज कर देगी, ओरिजिनलिटी को पनिश करना शुरू कर देंगे, भाई तू इतना ओरिजिनल क्यों है, तो तेरा काम है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। तो भाई एप्रिसिएशन जो है ना इज नॉट मेरली एन इमोशनल एक्ट। इमोशनल एक्ट है बट नॉट मेरली, सिर्फ वो नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है। तो समझ आ रही है? ये तो भी सारे टॉपिक मैंने डिकोड करने हैं, समझ आ रही है? आवाज ठीक आ रही है जी? मेरी तरफ से इशू नहीं है क्योंकि बाकियों को तो ठीक आ रही है। ऑल राइट, थैंक यू। फिर ये बड़ा मजेदार टॉपिक। अब मैंने यहां से बात क्यों शुरू की थी, ये पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, आपको ये ना लगे कि ये जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं सारे ये कोई पता नहीं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं जी, ना। ओ यार निकल आओ ये टाइप्स ऑफ एसे से बाहर, टाइप्स ऑफ एसे तुम्हारे लिए भी नहीं है। एग्जामिनर आपको बस सिलेबस में कह देता है यार मुझे तुम्हारी अप्रोच चाहिए, मैं तुम्हारी आर्टिकुलेशन देखनी है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देखना है, लॉजिक देखनी है तुम्हारी। मैंने वो उसने इस दफा 2026 के पेपर पे लिख भी दिया, बेचारा इतना तंग था कि उसने लिख ही दिया कि भाई स्टांस लो, थीसिस बनाओ थी इसके ऊपर, तो उसको प्रूव करो फिर एग्जाम्पल से, आर्गुमेंट से, लॉजिक से। क्योंकि आपको ये बता दिया जाता है कि भाई स्ट्रक्चर कर लो तो ऐसे हो जाएगा, और यार स्ट्रक्चर एक सिटिंग की मारनी है जिसकी तुम दो दो तीन तीन महीने वेस्ट करते हो और हजारों वेस्ट करते हो जिसके ऊपर। क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर पे बात कर लें, अभी तुम्हें आ जाएगा स्ट्रक्चर, ये लो। स्ट्रक्चर, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि ये आपके माइंड में हो ना, तो आपने बस देखना है कि यार टॉपिक आ गया, इसके ऊपर मैंने स्टांस लिया है और बस मैंने इसको इसमें ढालना है, दैट्स इट। ये स्ट्रक्चर आपकी आसानी के लिए होता है। अदरवाइज मैं भी आपको एंड पे मुझे कोई बच्चा याद करवा दे, मैं आपको दिखाऊंगा कि सिर्फ लॉजिकली आप बात कर रहे हो ना यार, तो स्ट्रक्चर भी कोई इतना खास फॉलो करने की जरूरत नहीं, लॉजिकली बात करके प्रूव कर जाओ। और अंग्रेजी भी, मैंने कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनका प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं सीधा, ऐसे पास करके प्रेसी फेल है उनकी, ठीक है, प्रेसी वाला पर्चा फेल है, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं सीधा उनका, SES उनको याद ही नहीं रहता कहाँ लगाना था कहाँ नहीं लगाना था, ऐसे पास हो गया, बात उन्होंने लॉजिकली कर दी। तो भाई ये टॉपिक है द आउटलाइन। नंबर 1 आपने इंट्रोडक्शन, ये जी स्क्रीन पे राइटिंग बहुत गंदी आती है तो उसके लिए माजरत। इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आपने आउटलाइन में भाई यहाँ पे थीसिस लिखना होता है, अपना स्टांस लिखना है जो इस टॉपिक पे आपने लिया है, थीसिस स्टेटमेंट। अब ये आप लिखोगे, ये लिखी, ये बड़ी ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। फिर आप बॉडी पैराज लिखना शुरू करो, बॉडी पैराज, ये आप पेपर में पूरा लिखो, बॉडी पैराग्राफ्स। ये को लिखो, ये कोई एक हेडर है, उसका ये नीचे ये मेन हेडर था एक, ये ए मींस मेन हेडर, उसका ये पहला आर्गुमेंट, और ये नीचे कोई उसकी दो कोई उसकी हवाले या एग्जाम्पलें। फिर इधर लिखो बी, ये, फिर वही उसका एक, और ये ऐसे, और ऐसे, ये। फिर एंड पे मतलब सो ऑन ABC जितने भी आपने आर्गुमेंट देने हैं, तीसरे नंबर पे आपका कंक्लूजन आ जाएगा, कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन के नीचे भी आपने ये जो थीसिस स्टेटमेंट यहाँ लिखी थी इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे, यहाँ पे रीफ्रेज करके उसी को दोबारा लिखना है, रीफ्रेज्ड थीसिस स्टेटमेंट। इससे आपका कंक्लूजन का पैरा शुरू होगा और ये जो थीसिस है इस पे आपका इंट्रोडक्शन का पैरा खत्म होगा। फिर आप नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे जाके हेडिंग दोगे द एसे की, दोबारा टॉपिक नहीं लिखना, द एसे मींस के जिसकी मैंने पीछे आउटलाइन बनाई है
जिस टॉपिक पे, उसके ऊपर मैं ऐसे लिखने लगा हूं अब, या लगी हूं अब, नेक्स्ट पेज पे अब लिखना शुरू कर दो यहां से। ये आप लिखते आ रहे हो, लिखते आ रहे हो। ये आपने एक कहानी से बात शुरू करनी होती है, मैं कहानी से करवाता हूँ, क्योंकि कहानी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जो इंगेज करती है पढ़ने वाले को, एग्जामिनर को। करते 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 ये यहाँ पे आपका ये थीसिस स्टेटमेंट आ गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, थीसिस। अब ये आगे बॉडी पैराज हैं, ये बड़े स्पेसिफिक हैं, ये बड़े स्पेसिफिक हैं, ये बड़े स्पेसिफिक हैं, और ये आपस में जुड़े भी हुए हैं। ये देखो, ये हुक लगे हुए हैं। और फिर एंड पे ये आपका, यहाँ पे ये थीसिस आएगा, रिफ्रेज्ड आरटीएस। और ये फिर वही उसी कहानी को आपने जोड़ देना एंड पे, उसी कहानी पे एंड कर देना जहां से शुरू किया था। ये आपका कंक्लूजन है। और बस ये स्ट्रक्चर होता है। ये आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, पेपर में यही बनाना भाई। ओ भाई, लिखना क्या है इसके अंदर? ये आ गया ना, स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? ये देखो, वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, मैंने 2-3 महीने में सीखा था जी। वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। ये देखें जी, ये ये वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये बनाना पेपर में, पास हो जाओगे। ओ भाई, लिखना क्या है इसके अंदर? क्या लिखना था? क्या लिखना है इसके अंदर? कोई लिखने को बात होगी तो लिखोगे। नो थीम्स, नो अदर सब्जेक्ट्स, टॉपिक बाय टॉपिक चलोगे। किसी बंदे के पुत्र के साथ समझ आएगी कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह नहीं करना है, क्या अवॉइड करना है फलाने में, स्टेटमेंट में। तो फिर ही बात बनेगी। आते हैं वो उधर ऊपर, हम डिकोड कर रहे थे यार टॉपिक्स को, किधर थे? ये, अब ये देखो, ये बड़ा मजा टॉपिक है। ये टॉपिक से ना घबराना नहीं होता, ये छक्के होते हैं ये वाले टॉपिक्स। ये भी 25 का टॉपिक है। ऐसा कमाल का उसने टॉपिक दिया कि मैं कहता हूं कि रूह राजी हो गई। इसको सिर्फ डिकोड कर से समझाऊंगा आपको। डिकोड करते हैं सर। टूरीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली डेंजरस है ये टॉपिक, अगर सुपरफिशियली डिकोड कर गए तो। लेकिन अगर सही कर गए तो यकीन करो, 70, 75, 60, 65, मेरे बच्चे इसलिए 50 से ऊपर जा रहे होते हैं कि मैं उनको फंसाता नहीं किसी चीज में। स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल नहीं फंसाना मैंने उनको। भाई बात करो, बात करनी आती है, बात करो। इमीडिएटली इसको क्या करना स्टूडेंट शुरू कर देगा, लस्ट फॉर पावर पे, पॉलिटिकल एम्बिशन, डिक्टेटरशिप, ग्रीड फॉर अथॉरिटी, भाई यही लेके तो इसके ऊपर लिखना शुरू कर देगा। नो भाई, उसने हर चीज छेड़ दी है इसमें। साइकोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, ह्यूमन नेचर, एग्जिस्टेंशलिज्म, ईगो, लीडरशिप, कैपिटलिज्म, सोशल स्टेटस, इवन पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी वो चला गया। आप इसको किसी एक लेंस से या किसी एक थीम के थ्रू कर ही नहीं सकते। कौन सा थीम है यार इसमें, मुझे बताओ। ये लीडरशिप का थीम है इसमें, या डिक्टेटरशिप का थीम है? कौन सा थीम है इसमें? कौन सा था ये सान सा लगने वाला, पाकिस्तान टू पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी थीम्स? कौन सा थीम है ये? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स कौन सा थीम है? ये भी अभी बताता हूँ आपको, ये बड़ा आसान लगता है टॉपिक। और मजा बताऊँ, ये सारे ये जो टॉपिक्स है ना, और भी कितने, ये 2025-26 में तो 10 के 10 थे। लग गए, मुझे नहीं था पता आएंगे, लग गए। मैं अभी भी दावा नहीं करता कभी किसी स्टूडेंट के साथ कि मेरे टॉपिक्स आएंगे, वो आ जाते हैं, वेल एंड गुड। नहीं भी कोई अगर डायरेक्ट आता है तो कोई मिलती जुलती चीज आ जाती है, क्योंकि हमने किया ही उस तरह से होता है चीजों को। ये भी आगे बात करूंगा मैं। टूरीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। 3 पावरफुल जार्गन है, रीन, एम्बिशन, हेल। रीन, उसने रूल का वर्ड नहीं यूज किया, कर सकता था ना। टू रूल इज वर्थ, गवर्न नहीं यूज किया, वो कर सकता था टू गवर्न इज वर्थ। टू लीड, लीड भी नहीं उसने यूज किया। डोमिनेट, वो भी नहीं यूज किया उसने। टू डोमिनेट इज वर्थ एम्बिशन। वाई रीन? क्योंकि रीन की जो कॉनोटेशन है ना, जो उसका मतलब है, वो बहुत डीपर है।
सुप्रेमेसी, कंट्रोल, सुपीरियरिटी, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी, सेंट्रलिटी ऑफ ओन सेल्फ या वन सेल्फ, फिर साइकोलॉजिकल एलिवेशन ओवर अदर्स, अपने आप को वो समझना, बड़ा समझना दूसरों। तो यहाँ पे रीन सिर्फ ये नहीं है कि आप पॉलिटिकली रीन कर रहे हो, इकोनॉमिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली, इमोशनली, आइडियोलॉजिकली, डिजिटली, प्रोफेशनली, साइकोलॉजिकली। एक बिलियनियर थ्रू कैपिटल रीन कर सकता है, एक डिक्टेटर थ्रू फियर रीन कर सकता है, एक सेलिब्रिटी थ्रू इन्फ्लुएंस रीन कर सकता है, एक फिलोसफर थ्रू आइडियाज रीन कर सकता है, एक एस्पिरेंट थ्रू एलोकेशन रीन कर सकता है। एलोकेट हो जाते हो तो रीनिंग करने लग जाते हो ना, अचानक यू बिकम समवन फ्रॉम नो वन, यू बिकम यू बिकम समबडी फ्रॉम नोबडी सडनली। और एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो थ्रू इमोशनल कंट्रोल रीन कर सकता है, वो होता है ना यार, दिमाग तो खोलो यार अपना। एक कॉर्पोरेशन थ्रू मोनोपोलीज रीन कर सकती है, एक सोशल मीडिया फिगर थ्रू अटेंशन रीन कर सकता है। रीन का मतलब वही जो मैंने बताया आपको भी ऊपर, इतने ज्यादा मैंने आपको इसे मतलब समझाया। तो द टॉपिक इज फंडामेंटली अबाउट द ह्यूमन डिजायर टू ऑक्यूपाई अ सुपीरियर पोजीशन ओवर अदर्स। अब एम्बिशन को भी डीकोड कर लेते हैं, यहाँ पे अक्सर फेल हो जाते हैं, अब समझ नहीं आती कि क्या मतलब है यहाँ पे एम्बिशन का। भाई जो उसने लिखा है उसके मुताबिक उसका मतलब निकलेगा ना। एम्बिशन इज नेचुरल, इसमें वो एम्बिशन को कोई कंडेम नहीं कर रहा, इसमें जो है ना वो अभी आ गया ना टू रिन्यू एम्बिशन दो इन हेल, वो बस नेगेटिव बना दिया जी, लिखना शुरू कर दो, रगड़ के रख दो जी कि पावर गंदी होती है, रूल गंदा होता है, फलाना होता है। तो ये थोड़ी बातें करनी है यार। साइंस भी जब तक एम्बिशन ना हो तब तक वो एडवांस नहीं करती। सिविलाइजेशन जब तक एम्बिशन ना हो प्रोग्रेस कर सकती है, आप में जब तक एम्बिशन ना हो सीएसएस कर सकते हो, नेवर। रेवोल्यूशन कभी आ सकती है बगैर एम्बिशन के, मेरे में एम्बिशन ना हो मैं पढ़ा ही नहीं सकता। तो द रियल इशू इज कि व्हाट हैपेंस व्हेन एम्बिशन बिकम्स मोर वैल्यूएबल देन मोरालिटी, ये छुपी हुई है यहाँ पे बात। वो जो बात कर रहा है ना, टूरिन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, वो कह रहा है कि क्या होता है जब एम्बिशन आपका ज्यादा वर्थ रखने लग जाता है देन मोरालिटी, पीस, ह्यूमैनिटी और इवन सफरिंग इटसेल्फ, हेल, इन हेल। फिर आपकी सफरिंग भी एक्सेप्टेबल हो जाती है, आप डिस्ट्रक्शन को भी टॉलरेट कर जाते हो, आप आइसोलेशन को भी बियर कर जाते हो, मोरालिटी को भी आप सेकेंडरी बना देते हो, और हेल्थ जो वो हेल होती है ना जो इटसेल्फ, वो बन जाती है एक प्राइस वर्थ पेइंग। तो ये बड़ी साइकोलॉजिकली एक टेरिफाइंग किस्म की स्टेटमेंट भी है। अब हेल को अगर सिर्फ हम डिकोड करें तो सिंबॉलिक है यहाँ पे वो, ये एक सिंबॉलिक है हेल का वर्ड। इसका ये वो रिलीजियस हेल फायर नहीं है, जहन्नुम नहीं है ये सिंबलाइज कर रही है सफरिंग को, मॉरल डिके को, करप्शन को, इनर एम्प्टीनेस को, डिस्ट्रक्शन को, क्योस को, गिल्ट को, आइसोलेशन को, वायलेंस को, स्पिरिचुअल कोलैप्स को, साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट को। मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं केड़ा थीम है दे विच। थीम कर लो, या ये स्ट्रक्चर बनाना, ये आ गया टॉपिक, ये स्ट्रक्चर बनाना। ये देखो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, ये हुक्कें जरा ये प्यारी सी बनाना, ऐसे लग रहा है ना ये जैसे मेहंदी लगाई होती है हाथों पे। ये देखो ये फनल वो अक्सर आपको जो मिलता है, ये फनल बन गया है। और खूबसूरत, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बड़े अरसा हो गया की नहीं, बचपन में अच्छी होती थी। तो ये बनाना, ये देखो ये स्ट्रक्चर, वाह क्या खूबसूरत। कई बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, कैलीग्राफ होते हैं बच्चे, कैलीग्राफर्स। अल्लाह अकबर। तो ह्यूमन बीइंग समटाइम्स डिजायर पावर, सुपरियॉरिटी, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस। ह्यूमन बीइंग्स क्या डिजायर करते हैं? पावर, सुपरियॉरिटी, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस, सो इंटेंसली, इतनी शिद्दत से कि यार वो विलिंगली फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं पर्सनल और कलेक्टिव डिस्ट्रक्शन को इन एक्सचेंज फॉर रिमेनिंग सुपीरियर। भाई कुर्सी क्यों नहीं छूटती? पूरी उसने दुनिया टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल के पीछे उसने छुपा के आपको प्रेजेंट कर दिया है। कुर्सी क्यों नहीं छूटती? करप्शन भी हो रही है, बंदे मर रहे हैं, कुर्सी क्यों नहीं छूटती? कोई स्टेटस क्यों नहीं छूटता? क्यों नहीं दिल करता कि छोड़ दें पावर?
तो वो पूछ रहा है, अभी देखो इसमें एक सवाल है छुपा हुआ, इज, ये आ गया ना, इसको अगर आप वो बनाओ ना क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो इज ह्यूमन एम्बिशन सो पावरफुल कि लोग प्रेफर करें पेनफुल सुपीरियोरिटी ओवर पीसफुल इक्वालिटी। भाई पावर में रहने की कॉस्ट होती है ना, आपको बहुत कुछ बेयर करना पड़ता है, तो वो क्या वर्थ करता है? हाँ ना, हाँ तो प्रूव करो, ना तो भी प्रूव करो। तो उसको आप किसी एक थीम से समझ नहीं सकते यार, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है। एकेडेमिया, रिलीजन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल मीडिया, हिस्ट्री, ऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर में, फैमिलीज में, घर में, इवन आपकी अपनी जात के साथ। अल्लाह कहता है ना कि और तुमने उसका हाल नहीं देखा जो जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना लिया। अल्लाह कहता है मैं फिर थका दूंगा तुमको तुम्हारी ख्वाहिश में, थका दूंगा। वो है फिर टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। समझ आ रही है बात? समझ आउं दीजिए। समझ आ रही है? यार ये सेकेंडरी बातें हैं आसमा, अभी आप क्वेश्चंस एंड पे कीजिएगा, अभी सिर्फ मैं जो अर्ज कर रहा हूँ काइंडली उसको आप अलाउ करें कि वो आपके अंदर एब्जॉर्ब हो, आपको चीज़ों की समझ आए, और आप कुछ ना कुछ आज इधर से लेके जाएं जो कि आपको पेड सेशंस में भी शायद मिल जाए, शायद। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? देखिए आप लोग किसी एक चीज़ पे फंस ना जाया करें, जो मैं समझा रहा हूँ उसको आप समझा करें। अब ये हैं स्टूडेंट, वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं किसी तरह, ब्रेन हार्ट, तो आप उसको आप पूरा इमोशनल इंटेलिजेंस पे तो नहीं ना लिखोगे भाई। समझ आ रही है? वो उसका कोई ना एक ना एक पॉइंट बन सकता है उसका। मैं तो अभी सिर्फ आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। चलो अब ये छोड़ो, ये भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ये भी बड़ा मजेदार टॉपिक, इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स पे आ जाओ। आसान लग रहा है टॉपिक लिखा हुआ। अ न्यू चैलेंज। अब स्पोर्ट्स का आ गया जी, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स का थीम आ गया जी। ठीक है, ये दो लग रहे हैं इसमें। तो भाई रिड्यूस कर देते हो तुम कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर रही है स्पोर्ट्स में, पॉलिटिकल स्लोगन्स मैचेस में बन रहे हैं, या डिप्लोमेटिक बाइकआउट्स हो रहे हैं, यही जो भी तुमने देखा। तो वो बड़ा शैलो अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी, अगर ये तुम सोच रहे हो तो। भाई उसने डेलिबरेटली ये फ्रेज यूज किया है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। वो सिंपली पॉलिटिक्स इन स्पोर्ट्स भी तो यूज कर सकता था, तुम लोग सोचते क्यों नहीं हो यार? तुम लोग सोचते क्यों नहीं हो? मैं भी तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर करा सकता हूं, सिर्फ स्ट्रक्चर में क्यों नहीं कराता, तुम लोग सोचते क्यों नहीं हो? ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स का फ्रेज यूज होना, एंटायर डेप्थ ऑफ टॉपिक बदल गया है। ये कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस की नहीं बात हो रही जो अक्सर हो जाती है स्पोर्ट्स में। ये जो स्पोर्ट्स, वो एक, वो ना एक, क्या कहते हैं उसको, कि ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन गया है। पावर में, आइडियोलॉजी में, नेशनलिज्म में, प्रोपोगेंडा में, डिप्लोमेसी में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में, और नैरेटिव को कंट्रोल करने में ये टूल बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गई है स्पोर्ट्स। तो ये कौन सा तुम डालोगे थीम इसमें? कौन सा इसमें तुम स्ट्रक्चर तो चलो करोगे ही फॉलो, जो एक फ्रॉम फ्रेमवर्क में लिखना है, कोई कूजे में बंद करनी है बात। तो पॉलिटिसाइजेशन उसने ये, पॉलिटिकल रोल ऑफ स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑन स्पोर्ट्स नहीं बोला, ही यूज पॉलिटिसाइजेशन। मतलब कि उसने डेलिब्रेट कन्वर्जन ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या होती है? एक न्यूट्रल कंपटीशन होता है, एक न्यूट्रल कंपैटिटिव एक्टिविटी को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट में उसने बदल दिया, कि ये कैसे हो गया, ये एक नया चैलेंज है। स्पोर्ट्स सिर्फ गेम्स नहीं रह गई, सिंबल्स, एजेंडास, बैटल ग्राउंड्स, डिप्लोमेटिक वेपन्स, आइडियोलॉजिकल स्टेजेस, टूल्स ऑफ इन्फ्लुएंस बन गए हैं यार। तो टॉपिक इज फंडामेंटली अबाउट द लॉस ऑफ स्पोर्टिंग न्यूट्रलिटी। सबसे पहले तो ये बात है कि स्पोर्ट्स की जो एक वो स्पिरिट थी ना, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, न्यूट्रल रहना,
ऑब्जेक्टिव रहना, सब्जेक्टिव ना होना, वो लॉस हो गया। अब यहाँ पे फिर अगर आप स्पोर्ट्स को सिर्फ डिकोड करो, ये तो पोलिटिसाइजेशन हो गया ना। तो भाई स्पोर्ट्स का यहाँ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नाच गाना तुम्हें जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए या कोई फिजिकल कंपटीशन है, नो। स्पोर्ट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है नेशनल प्राइड, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ग्लोबल विजिबिलिटी, इमोशनल मोबिलाइजेशन, सॉफ्ट पावर, कल्चरल सिंबलिज्म। मैं अभी पिछले दिनों पीसीबी बैठा हुआ था, मेरी बात हुई कि भाई इंडिया से क्यों नहीं जीतते। इंडिया से जब आप खेल रहे होते हो आपका मोराल ही बड़ा डाउन होता है। दिस इज द वेरी कोर रीजन कि आप इंडिया से नहीं जीतते, मोराल ही डाउन होता है आपका। कभी आप देखना मैच, देखते ही होगे, लेकिन नोट किया करो ना भाई चीजों को, सिर्फ इमोशनली तो नहीं बैठ के देखना क्रिकेट को। अगर देख भी रहे हो तो वो जितना भी आप टाइम लगा रहे हो तो ऑब्जर्व ऑब्जर्व द थिंग्स। यू मस्ट बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर इन ऑर्डर टू बी अ गुड एसेइस्ट। तो स्पोर्ट यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है आपका नेशनल प्राइड, कलेक्टिव आइडेंटिटी, कल्चरल सिंबलिज्म, सॉफ्ट पावर, इमोशनल मोबिलाइजेशन और आपकी ग्लोबल विजिबिलिटी। तो स्पोर्ट्स पॉलिटिकली वैल्यूएबल है। जैसे एक मिलिट्री परेड हार्ड पावर शो करती है, आपका वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स ये सॉफ्ट पावर शो करती है। तो स्टेट्स, कॉरपोरेशंस, आइडियोलॉजीज, मूवमेंट्स ये इंक्रीजिंगली ट्राई करती हैं कि हम स्पोर्ट नैरेटिव को कंट्रोल करें, क्योंकि इसके थ्रू फिर बड़ा कुछ कंट्रोल हो जाता है। और ये अ न्यू चैलेंज, अ न्यू चैलेंज क्या, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज। वो इनडायरेक्टली आपसे आर्ग्यू कर रहा है एग्जामिनर कि यार ये जो मॉडर्न पॉलिटिसाइजेशन है इसने स्पोर्ट्स को एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम प्रॉब्लम में बदल दिया, रादर देन कि कोई ये सिंपल कल्चरल एक्टिविटी होती। न्यू, अ न्यू चैलेंज, पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स पूरा फ्रेज उठा के उसने न्यू चैलेंज बना दिया। क्योंकि पोलिटिसाइजेशन फास्टर है आजकल, डिजिटलाइज्ड है, ग्लोबलाइज्ड है, उसको कमर्शियली एम्पलीफाई भी किया जाता है, मीडिया भी उसको ड्राइव कर रहा होता है, और पीछे आइडियोलॉजी की भी पोलराइजेशन चल रही होती है। तो स्पोर्ट्स वो आइसोलेटेड नहीं है, उसमें सोशल मीडिया वॉर्स हैं, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैं, आइडेंटिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशंस हैं, एक्टिविस्ट की मूवमेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक टेंशंस हैं। तो ये चेंज बड़ा मल्टी डायमेंशनल है भाई। केड़ा थीम है फिर, कौन सा थीम है ये भाई? इंटीग्रेटेड अप्रोच है ऐसे में। स्पोर्ट्स पे आप डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग कर रहे हो, बॉयकॉट्स, इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंग, आइडियोलॉजिकल कंपटीशन, नेशनल प्रेस्टीज, फिर हाइपर नेशनलिज्म के स्लोगन्स भी हैं, इमोशनल पोलराइजेशन भी है इसके अंदर, हेट्रेड अगेंस्ट राइवल नेशंस भी है, सिंबॉलिक वॉर्स भी हैं बियॉन्ड द फील्ड। फिर इसमें बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, कॉर्पोरेट लॉबिंग है, इमेज लॉन्ड्रिंग है, कमर्शियल मोनोपलीज भी हैं। फिर इसमें एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स भी है भाई, रेस, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूजन, फ्ला फ्ला ब्ला ब्ला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच भी चल रही है, फैन पोलराइजेशन भी है, ऑडियंस डिवाइड भी होती है, हॉस्टिलिटी भी बन जाती है, इमोशंस वेपनाइज भी होते हैं, पता ना लोग लड़ पड़ते हैं, टीवी तोड़ देते हैं। तो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी है। तो भाई जो इसकी कोर इसेंस है ना, वो मॉडर्न स्पोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं फ्रॉम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स ऑफ कंपटीशन एंड यूनिटी इनटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, नेशनलिज्म, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स, जियोपॉलिटिकल राइवलरी। तो ये सिंगल डायमेंशन इशू नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंटेम्प्रेरी चैलेंज है जो आपकी डिप्लोमेसी, सोशल हार्मनी, स्पोर्टिंग एथिक्स, ग्लोबल नैरेटिव्स और वेरी स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैन इटसेल्फ को इफेक्ट कर रही है। बहुत होगी डिस्कशन इन पे। ये बताओ कौन सा थीम है, कौन सा थीम है? हैं? बॉयज विल बी बॉयज, बड़ा आया था, बड़ी हाइप बनी थी इस पे।
मैं चैट ना अक्सर ऑफ रखता होता हूँ। डॉक्टर हसन सजी इंट्रोडक्शन में पैरा ग्रीन लाइंस का रीजनेबल होता है, ये देखे ना, आप फिर वहीं फंसे हुए हैं। मैं आपको हवाओं में उड़ा रहा हूँ, आप चाह रहे हैं कि आप रेंगते ही रहो जमीन पे। यार ये छोटी बातें हैं, ये हो जाएंगी क्लियर। तो पहले अपनी सोच तो अलाइन कर लो कि करना क्या है। अब पैराग्राफ की 3 लाइंस का रिजेबल होता है, ये रेंगना है जमीन पे। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, उसके कंपैरिजन में ये रेंगना है। मैं तुम्हें उड़ा रहा हूँ, ये रेंगना आप सीख जाओगे। ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपने 15 लाइनों का इंट्रोडक्शन लिखना तो आप पास हो जाओगे। और भाई बात क्या कर रहे हो आप? वो इंपॉर्टेंस रखती है, क्या बात कर रहे हो आप? मैं चैट ओपन कर देता हूँ मेरे ख्याल में ना। हाँ जी, जेंडर जेंडर जेंडर। आ जाओ जी सारे जेंडर। जेंडर का पर्चा है ये। चैट ओपन कर देता हूँ मैं, ठहरो। अल्लाह अकबर। डिसेप्टिव है। वही इमीडिएटली जूम कर लिया, जेंडर है, मेल बिहेवियर पे है, मैस्कुलिनिटी पे है, हैरेसमेंट पे है, जेंडर स्टीरियोटाइप पे है। नैरो अप्रोच, फेल। भाई इस स्टेटमेंट को आपने पॉजिटिवली भी इंटरप्रेट करना है, नेगेटिवली भी इंटरप्रेट करना है, क्रिटिकली भी करना है, साइकोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली, फिलोसफिकली, बायोलॉजिकली। ये तो चलो मोटी मोटी चीजें हैं ना, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, वो सितंबर मॉडल, चलो वो भी चला लो तो ठीक है। वॉइस बिल भी वॉइस जनरली यूज होता है कि ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, या किसी एक्सक्यूज के लिए, कोई सरकमस्टांस को नॉर्मलाइज करने के लिए, या कोई चीज को रोमांटिसाइज करने के लिए। रियल क्वेश्चन कहाँ बनता है कि ये जो नेचुरल टेंडेंसी है, ये नेचुरल टेंडेंसी है ना। ये भी डिकोड करता हूं मैं तो, फिर चलो ये पहले डिकोड करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। भाई एग्जामिनर ने यूज नहीं किया मैन, मेल्स, चिल्ड्रन, उसने कहा बॉयज। बॉयज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिंबलाइज करता है यूथफुल मैस्कुलिनिटी को, इमेच्योरिटी को, इम्पल्सिवनेस को, एक्सपेरिमेंटेशन को, इमोशनल अग्रेशन को, कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट को, रिस्क टेकिंग टेंडेंसी को, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये फेस चल रहा है ना, आप देखो, ये लड़कपन, बॉयज, लड़कपन। विल बी, मतलब इसमें इनएविटेबिलिटी है, नेचुरलनेस है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, नॉर्मलाइजेशन की बात वो कर रहा है। या सर्टेन बिहेवियर्स हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं, अनअवॉइडेबल एक्सप्रेशंस ऑफ बीइंग मेल। यहां पे फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है कि ये जो अब अनअवॉइडेबल एक्सप्रेशन है, इनएविटेबिलिटी है, कि ये क्या है? ये नेचुरल है वाकई, बायोलॉजिकली रूटेड है, सोशली कंडीशनड है, कल्चरली एक्सक्यूज्ड है, क्या है? अब इसमें रेपिटेशन है, फिर बॉयज विल बी बॉयज। डीपर क्वेश्चनिंग आ गई कि भाई ये एक डिबेट ओपन हो रही है यहाँ पे, बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस पे, जेंडर नॉर्म्स पे, अकाउंटेबिलिटी पे, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सोशल कंडीशनिंग पे। अब बिगेस्ट मिस्टेक जो यहाँ पे स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि वो या तो ब्लाइंडली डिफेंड करना शुरू कर देगा मेल बिहेवियर को एज अ नेचुरल, या वो क्या करेगा, मैस्कुलिनिटी को इटसेल्फ टॉक्सिक ट्रीट करना शुरू कर देगी या गा। तो ये बोथ अप्रोचेज जो है ना, वो उसके ऐसे को वीक कर देंगे। बैलेंस वे में चलना है, जो मैंने ऊपर बताया था सबसे पहले शुरू में इस टॉपिक को डिकोड करते हुए।
साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल थीम में अगर आप इसको देख रहे हो तो भाई सर्टन टेंडेंसीज हैं कंपेटिटिवनेस की, फिजिकल एग्रेशन की, रिस्क टेकिंग की, एडवेंचरस बिहेवियर की, बॉयज है ना। सोशलाइजेशन की तरफ अगर आप इसको देखते हो तो बॉयज डोंट क्राई, बी टफ, डोमिनेट, टेक रिस्क। कल्चरली देखो तो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट बिहेवियर्स हैं ये। कुछ कल्चर्स में अग्रेशन एक्सक्यूज की जाती है, दूसरों में इमोशनल इम्पल्सिवनेस को डिसिप्लिन करने की बात की जाती है। तो मैस्कुलिनिटी कल्चर से शेप हो रही है। मॉरल एंड एथिकल थीम में इसको अगर आप देखो तो आ, इसको आपने ये नहीं करना कि कोई हैरेसमेंट का एक्सक्यूज बना देना है या वायलेंस को नॉर्मलाइज कर देना है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी को जस्टिफाई कर दो जी कि बॉयज तो होते रिस्पॉन्सिबल हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं। फिर एजुकेशन एंड प्रिंटिंग थीम पे आज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों की बात हो कि बॉय हाउ बॉयज आर रेज्ड ये डिटरमिन करता है कि उसकी मैस्कुलिनिटी कंस्ट्रक्टिव बनेगी या डिस्ट्रक्टिव बनेगी। डिसिप्लिन, एम्पथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करता है इसके अंदर। मॉडर्न आइडेंटिटी में अगर आप इसको देख लो तो एक तरफ ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी, फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फिर इमोशनल वल्नरेबिलिटी भी है, जेंडर एक्सपेक्टेशंस भी हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस भी हैं, बर्डन्स भी हैं। वो एक मैंने किताब करवाई थी, वो मुझे नाम भूल गया, कि मेल्स आर वो कि मेल्स दब जाते हैं एक्सपेक्टेशंस के अंडर और वो लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर फीमेल्स। तो वो किताब एक मुझे भी ज़हन में नहीं उसका नाम आ रहा सही तरह से, तो वो वाला भी जरा आप एंगल देख सकते हो। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट शुड ह्यूमन बिहेवियर बी अंडरस्टूड थ्रू नेचर और व्हाट एक्सटेंट शुड इट बी रेगुलेटेड थ्रू मोरालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्लीटली डिनाई नहीं करना बिहेवियरल टेंडेंसीज को, ना एक्सक्यूज बनाना है हार्मफुल कंडक्ट का। कॉम्प्लेक्स डिबेट है अबाउट मस्कुलिनिटी, बिहेवियरल टेंडेंसीज, सोशल कंडीशनिंग, मॉरल अकाउंटेबिलिटी, कि किस तरह से वो कुछ ट्रेड्स साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से रूट कर रही हैं, एसोसिएट कर रही हैं। और ये कब कंट्रोवर्शियल बन जाता है फ्रेज इटसेल्फ, जब इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है एक्सक्यूज या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए। तो जेंडर पे नहीं है ये, ब्रॉडर टेंशंस बिटवीन नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इम्पोज्ड बाय सिविलाइज सोसाइटी, इसके ऊपर जाना था। फिर कोई ब्रॉडर बनता है ये। समझ आती है? समझ आती है? यार क्या हो गया, तुम लोगों ने फ्लड कर दिया इतना। नैरो कर जाते हो ना, आपकी अप्रोच नैरो चली जाती है। नैरो अप्रोच नैरो है। जो मैंने बात की वो समझ आ रही है? मेरी एक रिक्वेस्ट होती है स्टूडेंट से कि ना मेरे से पीछे चलना है, ना मेरे से आगे भागना है, मेरे साथ चलना है यार। तू दे दे साथ मेरा है हम नवा, प्लीज मेरे साथ चलना है। रिक्वेस्ट आ रही थी जी कि ये जो नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज ये वाला कर दें जी। मैं दिमाग थोड़ा लड़ा लेता हूँ इसके ऊपर भी। ये टॉपिक देखते साथ ही आप लगता है यार वो आयर आ गई, आयर आ गई। यार आयर का पर्चा नहीं है भाई, ये जेंडर का पर्चा नहीं है, ये पोल साइंस का पर्चा नहीं है ऐसे। ये आपकी कॉमन सेंस लॉजिक, आपकी जो ओवरऑल ग्रूमिंग है, आपका सोचने का अंदाज है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, एक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिसर एटीट्यूड के साथ, ये वो है। नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दे हैव ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। और चलो जी आ गया जी, फॉरेन पॉलिसी पे लिखना शुरू कर दो, डिप्लोमेसी पे,
अलायंस चेंज होते रहते हैं, उन पे लिखना शुरू कर दो। नो, दिस इज अ मेजर मिस्टेक। ये स्टेट बिहेवियर के ऊपर इंटेंशनली, इंटरनेशनली जो उनका स्टेट बिहेवियर होता है, सिर्फ उसको डिस्क्राइब नहीं करना, ये एक्सपोज कर रहा है टॉपिक एंटायर साइकोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, मिलिट्री, आइडियोलॉजिकल एंड सिविलाइजेशनल लॉजिक बिहाइंड द स्टेट बिहेवियर। तो आपको पहले ये समझना होगा कि डिप्लोमेसी या आईआर के थीम में ये रह के नहीं होना, क्योंकि इंटरेस्ट देम सेल्फ मल्टी डायमेंशनल है। मोस्ट स्टूडेंट्स इमीडिएटली लिखना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान अमेरिका पहले दोस्त थे, फिर अलाय चेंज हो गए, फिर बीच में ये फेज आ गया, फिर आ गया। वो रिलेशंस किए होते हैं ना, पाक अफेयर में, करंट अफेयर में, और उसमें भी इधर उधर। तो कंट्रीज अलाय भी बदलती रहती हैं जी, परमानेंट फ्रेंड नहीं होते। तो बात जी, चलो शुरू कर दो जी, डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री ठोक दो सारी। मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी जी। एनालिटिक अप्रोच किधर गई आपकी? फिर मॉरली आप उस स्टेटमेंट को टू क्विकली जज कर रहे हो कि भाई ये तो बड़ा सेल्फिश काम है, ये तो अनएथिकल है जी, ये जो परमानेंट नहीं है, ये स्टेट सेल्फिश है जी, अनएथिकल है, तो फ्रेंडशिप को वैल्यू करना चाहिए। गंदी बात है जी। तो भाई एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि व्हाट शुड हैपन इमोशनली, वो पूछ रहा है कि हाउ स्टेट्स एक्चुअली ऑपरेट इन दिस इंटरनेशनल रियलिटी। दूसरी बड़ी मिस्टेक, वॉर्स, उसके ऊपर ले जाओगे। भाई नेशनल इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमिक हो सकता है, मिलिट्री, जियोपॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, टेरिटोरियल, एनर्जी रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक, कल्चरल, साइबर रिलेटेड, सिक्योरिटी ओरिएंटेड, कुछ भी हो सकता है। तो परमानेंट को अगर हम सिर्फ डिकोड करें, तो एग्जामिनर ने यहां पे कंट्रास्ट कर रहा है चेंजिंग रिलेशनशिप्स विद एंड्यूरिंग इंटरेस्ट्स। वो कहता है फ्रेंडशिप बदल रही है, एनिमीज भी बदल रहे हैं, लेकिन सर्वाइवल, सिक्योरिटी, पावर, प्रॉस्पेरिटी, इन्फ्लुएंस, वो एक कांस्टेंट गोल है जो नहीं बदल रहा। तो कॉन्टिन्यूटी ऑन ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात होती नजर आती है। फ्रेंड्स एंड एनिमीज, इंटेंशनली उसने ये वर्ड यूज किए हैं। यहां पे कोई रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं लगानी। स्टेट आपको पब्लिकली ट्रस्ट का जार्गन, ब्रदरहुड, पार्टनरशिप, शेयर्ड वैल्यू, स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप के जार्गन यूज करती नजर आएगी, लेकिन इसके पीछे जो स्लोगन्स होते हैं ना, वो बड़े कैलकुलेटेड इंटरेस्ट्स होते हैं। वो मुझे भी भूल गया, नाम नहीं याद आ रहा। अगेंस्ट ऑल एनिमीज का ऑथर देख लेना कौन है। उसमें वो ऑथर लिखता है, राइटर लिखता है कि ये जब आपने वॉर ऑन टेरर ज्वाइन की, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि बुश ने कह दिया कि तो कर लो, तो आपने कर ली। आपने, पाकिस्तान ने अपना नेशनल इंटरेस्ट रखा था सामने, और आपने बड़ी बातें मनवाई थी उनसे। ये मुझे अभी एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा। मैंने ये पीछे किसी एस्से में करवाई थी चीज़ें अपने स्टूडेंट, अगर किसी कोई मेरा स्टूडेंट अच्छा भी है क्लास में, तो वो टाइप कर दे यहाँ पे। परमानेंट इंटरेस्ट, वही जो सारी बात की थी, एक्सेस टू रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, इन्फ्लुएंस, आइडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, रीजनल स्टेबिलिटी, या टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, या फिर कोई नेशनल सॉवरेनिटी हो सकती है। तो स्टेट्स अल्टीमेटली प्रायोरिटाइज वही कर रही हैं जो इन इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट और एडवांस करेंगे। अलाइज राइवल्स बन सकते हैं, राइवल्स पार्टनर्स बन सकते हैं, एनिमीज कॉपरेट भी कर सकती हैं, फ्रेंड्स कोलैप्स भी कर सकते हैं, फ्रेंडशिप्स। तो वो सिर्फ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स पे लिखने की बजाय स्टूडेंट ने ये करना है कि नेशनल इंटरेस्ट ऑपरेट कैसे कर रहा है मल्टीपल डोमेन्स में। अब इधर सारी थीम आ जाएंगे, फिर थीम हो जाएंगे आप। रीजनल थ्रेट्स में देख लो, बैलेंस ऑफ पावर में, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में, इकोनॉमिक डोमिनेशन में, पॉलिटिकल टेंशंस में,
टेररिज्म या साइबर इनसिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपटीशन में, सेमीकंडक्टर्स पे, साइबर पावर पे, ये क्या था वो, टेक्नो नेशनलिज्म, सॉरी, यस, मैंने पिछले साल करवाया था। टेक्नो नेशनलिज्म के बैनर के अंडर ये सारा एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर पावर, इनोवेशन जो है इंक्रीज कर रही हैं और अलायंसेस को शेप डी शेप कर रही हैं। रेयर मिनरल्स, वाटर एक्सेसेस, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इसके स्लोगन्स के अंडर। तो पॉलिटिकल रियलिज्म में रहते हुए आपने बात करनी। ब्लाइंडली नेशनल इंटरेस्ट को ग्लोरीफाई नहीं कर देना या इमोशनली उसको कंडेम नहीं कर देना, सिर्फ बैलेंस लेके चलना है कि इंटरेस्ट नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक्सेसिव इंटरेस्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो फिर इंस्टेबिलिटी भी ले आती है, ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बना देती है, डिस्ट्रस्ट भी बना देती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी। यही सारी बातें हो गई हैं। अब ये तो मेरे ख्याल में अब सतही बातें रह गई हैं कि एक्चुअली कैसे बिल्ट होता है जी। आप अंडरस्टैंड करो टॉपिक को, फिर डी कोड करो। अब ये डी कोड करते हुए यहाँ पे अपना स्टांस लो एक, ऑब्वियसली, फिर एक रफ आउटलाइन बना लो, वही स्ट्रक्चर आउटलाइन उसको फिर कर लो। मतलब ये वही बच्चों वाली, ये हर टॉपिक में चलती रहती हैं बातें जो टॉपिक में कराता था। इंट्रोडक्शन लिखो जी, फिर बॉडी पैराग्राफिंग, कंक्लूजन, ये वही सारी स्ट्रक्चर की बातें हैं। एक ये आपको मैं दिखा देता हूँ जी, एक अच्छा लिखा हुआ एक स्टूडेंट का, ये बड़ा अच्छा इसने लिखा था, देखें। और भी मैं भी आपको ऐसे दिखाऊंगा कि कोई एक फिक्स्ड अप्रोच नहीं होती। अब ये देखें, ये अच्छा होता है, ये देखें जैसे इसने एक प्रॉपर एक उसने स्टांस लिया। अभी मैंने उस पर नहीं जाऊंगा उसने क्या लिखा क्या नहीं, ये मैंने चेक किया हुआ है। उसने प्रॉपर स्टांस लिया, खूबसूरती से प्रेजेंट कर दिया, फिर उसके उसने अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है उसका निगेशन भी नीचे दे दिया। ये मैं सिखाता हूँ कि भाई जो स्टांस लिया है उसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी निगेट करते हुए चलो शुरू में ही। फिर उसने आगे अपनी बात पे लिखना शुरू कर दिया, और देखो ये खूबसूरत उसने ये टॉपिक सेंटेंसेस लिखे हुए आउटलाइन में। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है एक पैराग्राफ का, कि भाई उस पूरे पैरे में बात क्या होनी है। जैसे थीसिस स्टेटमेंट उस एस्से का बता देती है कि पूरे एस्से में बात क्या होनी थी, इसी तरह वो टॉपिक सेंटेंस बता देता है कि पूरे पैरे में बात क्या होनी थी। तो ये जब आपने टॉपिक सेंटेंस ही उस आउटलाइन में लिखा हुआ है खूबसूरत सा, रिलेट करके, एग्जैक्ट स्पेसिफिक, तो भाई एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि तुमने क्या लिखना था। ये देखो टॉपिक सेंटेंसेस उसने लिखे हुए हैं। कुछ लोग, कुछ बच्चे होते हैं जो फ्रेजेस में बात करते हैं, वो भी ठीक है अगर समझ आती है तो, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये एक बेहतर तरीका होता है। ये देखो, अब ये उसने सारे नीचे ये अच्छे से, फिर उसने यहाँ पे ये देखो रीफ्रेज प्रॉपर किया हुआ, इसकी अप्रोच भी ठीक थी। फिर ये उसने लिखा भी अच्छा हुआ है, देखो वही मैंने उसको नाइस लिखा, नाइस बासेत। ये और भी काफी ज्यादा इस तरह के हैं। ये हो गई चीजें। अब इधर मैं आपको, अगर मुझे मिल जाए कोई, एक मिनट। एक मिनट जी, मैं इधर ही हूँ। अल्लाह अकबर। स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है। ये कुछ ऐसेज हैं और, अच्छा इसने भी टॉपिक सेंटेंसेस में लिखा हुआ है, देखो खूबसूरत करके। ये देखो, ये खूबसूरत सेंटेंसेस में लिखा है इसने। फिर और मैं देखता हूँ किसी ने फ्रेजेस में लिखा हो तो, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। हाँ ये देखो, ये भी इसने थोड़ा सा जो है वो, मतलब शॉर्ट करने की कोशिश की, शॉर्ट। वो उसने सेंटेंस नहीं बनाया, इधर उसने वो देखो रिबटल दे रहा साथ, वो काउंटर प्रेजेंट करते हुए। मतलब तरीका है ना अपने, बात समझानी है आपने, बात समझ आनी चाहिए अगले को। ऐसे में कभी नहीं फंसाता मैं स्टूडेंट को, भाई बात करनी है करो, अच्छे तरीके से करो। ये भी उसने सेंटेंसेस में लिखी हुई है, ठीक है। ये तो आपको मैं अच्छे एसेस दिखा रहा हूँ ना, तो अगर मैं आपको ये दिखाना शुरू करूँ,
ये तो भी आप डर ना जाना कहीं कि कितना लाल होता पर्चा, ये देखो। ये इवेल्युएशंस मेरी होती है नवंबर में स्टार्ट, नवंबर में। ठीक है, आपसे ज़्यादा मैं लिख रहा होता हूँ पर्चों पे। ये देखो, ये सिर्फ आउटलाइन थी, मतलब ये देखें ना, ये सारा ये कितना डाटा है, ये देखें, ये चेक्ड एसेस का और ये वो सारा, ये देखें। तो देर इज मच मोर, डरना नहीं है, काम करना है। तो रियल प्रॉब्लम राइटिंग होता है, मैं ये नहीं कहता नहीं होता, सबसे उससे पहले सोचना। आप सिंपल टॉपिक रीड करके लिखना शुरू कर देते हो, भाई सोचो तो सही। इंट्रोडक्शन सीधा लिखना शुरू कर देते हो, ये ऊपर सारी वो बातें हो गई हैं उसके अंदर, अब ये बस वो एक रेपिटेशन है, रिकैप हो रहा है। डिकोड नहीं करते स्टेटमेंट को, कनेक्टेड आउटलाइन नहीं होती, फिर वही वो मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि आप क्या गलतियां कर, एग्जामिनर रिपोर्ट्स मैंने डिस्कस करके एक दफ़ा बस बंद कर दी हैं। मैं, मेरे से नहीं इस तरह होता कि मैं हर सेशन में एग्जामिनर रिपोर्ट को डिस्कस करता रहूं बच्चे के साथ, पेड सेशन का पार्ट बना दूं उसको, बस एक दफ़ा करके यूट्यूब पे चढ़ा दी है, दैट्स इट। वो आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, नीचे करके कहीं पड़ी होंगी। इंग्लिश स्ट्रांग भी हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था शुरू में, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे नहीं है, नई डायरेक्शन के साथ लिखा, लॉजिक के साथ लिखा, फेल हो जाओगे। ठीक है, ये सारी बातें, अब ये ऐसे रूट है जी सारों का, क्लैरिटी, आर्गुमेंटेशन, स्ट्रक्चर, ये सारे आपके काम। इवन आप कहते हो ना इंटरव्यू की तैयारी कर लें जी अब रिटर्न के बाद, ऐसे नहीं होता। आपकी इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, फिर ये अब वही कंटेंट की गोल्ड माइन है कि रॉ इनपुट है, फिर उसमें आपका आगे जाके वो प्रोसेसिंग होगी, फिर रिफाइंड आउटपुट वो अच्छा से ऐसे बन जाएगा, ये सारी चीज़ें वो ये ऊपर हो गई हैं बातें, ये सारी पढ़ हर कोई लेगा, फिल्टर कोई ना कोई थोड़े करेंगे, फिर उससे भी थोड़े स्ट्रक्चर कर पाएंगे उसको, आर्ग्यूमेंट्स। ज्यादा सफ़ों पे लिखे हुए को नहीं मार्क्स मिलते, क्वालिटी लिखा हुआ उसको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी। अब ये एक एग्जांपल थी जी कि किस तरह से ये जो, चूंकि मेरा सेशन जो है वो ये नहीं होता कि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए चले, मैंने आपको 7 से 8 महीने के लिए लेना होता है, और अब अक्टूबर नवंबर आने में 6 महीने रह गए हैं। तो जो अभी से ज्वाइन करेगा उसके लिए 6 महीने का मेरे साथ जर्नी रहेगा, और वो काफ़ी कुछ सीख जाएगा। ये पिछले साल के थे 26 के टॉपिक्स के, जो जो हमने ये क्लास में किए हुए थे, उससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक कैसे आ गया और क्या नहीं था, तो ये वो सारी बातें हैं, ये इसकी रील्स पड़ी हुई हैं, मैं ज़्यादा इसके ऊपर एम्फोसिस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा दावा नहीं है कि ये टॉपिक्स आएंगे, लेकिन आ जाते हैं, उससे मिलती जुलती चीज़ आ जाती है। क्योंकि मैं बड़ा मेटिकुलसली चल रहा था, मैं उन प्लेटफॉर्म्स को देख रहा होता हूँ जहाँ से एग्जामिनर टॉपिक्स उठा रहा होता है। ठीक है जी। तो ये बाकी ये सारे फीडबैक्स थे जी, ये ऐसे ही आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस दफ़ा के पर्चे दे के बच्चे खुश थे तो उनके फीडबैक्स, बस ये रील भी पड़ी हुई है जी उसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये अब असल बात आती है जी कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं अब सेशन से रिलेटेड, कि अब 6 से 7 महीने रह गए हैं अक्टूबर नवंबर आने में। स्ट्रक्चर तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, मैं भी आपको सिखाऊंगा ही जब आप आओगे, अभी तो ये मोटी सी बात हुई है ना। तो वैसे भी स्ट्रक्चर हर टॉपिक में चलता ही रहता है, जब टॉपिक यार मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक खुद कराना है, तो वो स्ट्रक्चर उसका बन ही जाता है बीच में। कंटेंट मैटर करता है, क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है एग्जामिनर ने मजबूर होकर ऊपर लिख दिया कि भाई दो एक स्टांस लो, उसे प्रूव करो एग्जाम्पल से, आर्गुमेंट से, लॉजिकल रीजनिंग से। तो मैं तो शुरू से इसके ऊपर हूँ। वो अक्सर आपको कहने को मिल रहा होगा कि जनाब इस दफ़ा तो इंस्ट्रक्शंस बदल दी उसने, इसके ऊपर मैंने पिछली दफ़ा वीडियो बना दी थी, वो भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, कि कोई नहीं उसने बदली बुदली, बस बात उसने खोल के लिख दी है। हम रश नहीं करते कि बस एक ही दफ़ा मैं एक हफ्ते में सारे टॉपिक्स करा दूँ। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपने कौन से टॉपिक कराने हैं। ये भी मुझे भी नहीं पता कि मैंने कौन से टॉपिक्स कराने हैं, क्यों? क्योंकि भाई मैं फ्यूचर में नहीं देख सकता, अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं प्लेटफॉर्म्स पे इधर उधर, जहाँ से एग्जामिनर भी चीज़ें देख रहा होता है, तो मैं भी उनको देख रहा हूँ। तो वैसे वैसे ही हम टॉपिक्स डेवलप करेंगे, आर्ग्यूमेंट बाय आर्ग्यूमेंट, लाइन बाय लाइन। हम एक वीक में 1 या 2 या 3 टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं, साथ 1 या 2 बुक्स भी कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने सब अपना बुक सेशन मर्ज कर दिया है एसए के साथ, अलहदा से नहीं अनाउंस किया। क्योंकि आपको डेप्थ ही जो होती है ना वो एडवांटेज देती है, हर सब्जेक्ट में चीज़ें लग रही होती हैं।
एक टॉपिक में जो चीज़ हमने बनाई है वो सिर्फ वहां तक नहीं रहेगी, वो हर सब्जेक्ट में जाएगी। ये मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं। ओवरलैप करेगी, कनेक्ट करेगी, रीअपीयर करेगी अक्रॉस मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड एसेज। ठीक है, मैं आपको सोचना सिखा रहा होता हूँ। ठीक है जी। और ये फीस से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जी, ये फीस है। अक्सर आप डर जाते हो कि हो हाय इतनी ज़्यादा फीस हो गई, तो ये इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। आप जहाँ भी जाते हो मार्केट कंपैरिजन में आप इसको देख सकते हो, 10-15 हज़ार 5 हज़ार आपने देना है जाके स्ट्रक्चर का, तो 100 बिस्मिल्लाह आप जिसको मर्जी ज्वाइन करें। मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को अब कहता होता हूँ कि घूम के आओ, क्योंकि यू विल हैव नो अदर ऑप्शन। आप पैनिक कर जाते हो देख के। तो इसको अगर ये पर मंथ यहाँ लिखने का ये मकसद नहीं है कि आप पर मंथ पे कर सकते हो, हाँ 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स आप मैक्सिमम कर पाते हो, क्योंकि विदाउट कमिटमेंट स्टूडेंट के लिए भी चलना मुश्किल फिर हो जाता है कई दफ़ा। तो 3 इंस्टॉलमेंट्स मैक्स, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स। मैं वैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स चल रहा होता हूँ इस मामले में, और आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है अगर आप एक दफ़ा में ही उसे पे करना चाहते हो। तो ये थोड़ा सा फीस की भी क्लैरिटी है, अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना मार्केट खुली है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं। ठीक है जी। तो बाकी जनाब ये है कि आपको ये जो 6 मंथ्स अभी है नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर तक, सीरियसनेस रिक्वायर्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। और बोनस वही मैंने आपको बता दिया कि इस दफ़ा मैंने किताबें, ये 10+ हैं जी, और ये 35+ टॉपिक्स हैं। ये 35 से ज़्यादा ही आपके टॉपिक्स होंगे मेरे साथ, और 10+ ये किताबें भी होंगी टिल अक्टूबर नवंबर इंशाल्लाह। क्लासेस होती हैं सैटरडे, संडे, मंडे, रात 9 से 11। कई दफ़ा 9:15 हो जाते हैं, 9:30 हो जाते हैं, तो वो, या कई दफ़ा 9 बजे शुरू कर देते हैं हम, तो 11, 11:30, 11:15 तक चली जाती है। जूम पे होती है, लाइव होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन आंसर टाइम जी। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इशू, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं अब, और आप अगर अभी करना चाहते हो तो मैं आपको कोऑर्डिनेटर का नंबर दे देता हूँ, 0316 6867 525। ये है जी कोऑर्डिनेटर का नंबर, सादिया हैं। आप इनसे ऑब्वियस डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं, वो अकाउंट डिटेल्स। अगर आप इनरोल करना चाहो 100 बिस्मिल्लाह, तो आप डिटेल्स लेके इनरोल कर सकते हैं। आप मेरे साथ एक जर्नी गुजारोगे, और उसमें बहुत कुछ सीखोगे। मेरी ये कमिटमेंट है आपसे कि आप पर्सनैलिटी वाइज भी ग्रूम करोगे, नॉलेज वाइज भी ग्रूम करोगे। इवेल्युएशंस मेरी नवंबर में स्टार्ट होती हैं, वो सेपरेट होती हैं। तो 0316 6867 525। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा।